ओके, ऐसे नंबर 700, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसे नंबर 700 की जो सीरीज़ है आपकी पूरी की पूरी वो बात करती है ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट्स में जो भी आपका 705 के अंदर फॉर एग्जांपल आप जो ओपिनियंस देते हो, मॉडिफाइड दोगे या अनमॉडिफाइड दोगे, उसकी बात होगी। 701 के अंदर आपकी केएमपी की बात होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपके पास 706 भी निकल के आता है जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इसमें निकल के आता है ऐसे 700। ऐसे 700 की अगर हम बात करें तो ऐसे 700 का प्राइम फोकस होता है कि सबसे पहले तो आप समझो कि मीनिंग का मतलब क्या होता है। जो ऑडिटर ओपिनियन अपना मीनिंग देने वाला ऑडिट ओपिनियन है उसका मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के ओपिनियन जो आप फ्रेम करते हो, ठीक है। इसके बाद जो ओपिनियन आपने फ्रेम किया, फॉर एग्जांपल सिंपल इतना नहीं कि ऑडिट को ओपिनियन का मतलब क्या हुआ। हमने ये बोला कि ऑडिट को जो कंडक्ट किया गया था वो सारे के सारे रूल्स वगैरह को फॉलो करते हुए किया गया, ये हमें ओपिनियन में लिखना है। कि हमें ये लिखना है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑडिट करें वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनते हैं, ये लिखना है। कि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर करती है आइडेंटिफाई कर लिया है, या हमने सही ऑब्टेन कर लिया, हमें ओपिनियन में लिखना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मीनिंग क्या होता है, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के ओपिनियन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास निकल के आता है कि अगर कोई टाइप वगैरह अवेलेबल है जो भी है, उसके बाद आपके पास निकल के आता है कि जो ओपिनियन आप बनाते हो उस ओपिनियन का पार्ट क्या क्या बनेगा। फिर ओपिनियन को प्रेजेंट करने का जो पूरा फ्रेमवर्क है, यानी कि जो आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट आप देते हो, आईआर जो आप देते हो, तो आईआर का आपका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि टाइटल आईआर का हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस किस को एड्रेस किया जाता है, जैसे कि टू होम से इट में कंसर्न, या फिर जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर है उनको कंसर्न किया जा रहा है, एड्रेस जो इसका होता है, या ओपिनियन क्या किया है, वो बेसिस ऑफ ओपिनियन आपका क्या बनाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर निकल के आती हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास दो तीन चीज़ें और निकल के आएंगी कि मान लो ऑडिटर ने अगर एस के हिसाब से आपने ऑडिट किया, सारा का सारा कवर्ड है। मान लो अगर ISA भी एप्लीकेबल है ऑडिटर के ऊपर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग भी एप्लीकेबल है, तो फिर आप जो रिपोर्ट देने वाले थे उसका फ्रेमवर्क यही रहेगा। क्या ISA के साथ साथ आप ऐसे की भी रिपोर्ट दोगे, क्या ISA वाली दोगे, ठीक है। इसके बाद दोनों में मतलब क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। और लास्टली हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो चलनी चाहिए थी वो सारी की सारी गई है। साथ में मान लो एंटिटी ने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अगर एंटिटी ने कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन दी है तो ऑडिटर का क्या रिगार्ड होता है, ऑडिटर का क्यों होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं अगर वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आप यहाँ पे सीखते हो। तो ऐसे नंबर 700 सबसे पहले बात करता है ऑडिट ओपिनियन की मीनिंग की। तो आपके पास निकल के आता है कि जो सिंपल सा मीनिंग है ऑडिट ओपिनियन का वो ये है कि ऑडिटर अपना रिपोर्ट का मतलब है कि ऑडिटर जो रिपोर्ट करेगा उसमें अपना ओपिनियन बताएगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन था क्या, ठीक है। इसके पास आपके पास दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक होते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हो तो वो नॉर्मली गाइडेड होते हैं। वहाँ पर ऐसे नंबर 700 यानी कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन आप पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोफार्मा यहाँ पे सीख लिया। ऑर्डर ओपिनियन में आपको क्या देना है, किसको एड्रेस करना है, बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या देना है, इसके बाद इसका टाइटल क्या रहेगा, ISA ऐसे दोनों लगा रहे हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को कैसे डील करना है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डील करनी है। ऐसे नंबर 700 के अंदर आप ये सीख जाओगे। इसके बाद आप सीखते हो ऐसे नंबर 701 के अंदर कि भाई KMP यानी कि की ऑडिट मैटर, अगर नहीं KAM यानी कि अगर कोई की ऑडिट मैटर निकल के आया है तो की ऑडिट मैटर को हमने कैसे कम्युनिकेट करना है अपनी रिपोर्ट के अंदर, कैसे उसको करना है। ऐसे 705 पर्टिकुलर ओपिनियन की ही बात करता है कि आपने दो तरीके के ओपिनियन देने होते हैं, एक मॉडिफाइड होता है, एक अनमॉडिफाइड होता है। तो आप कौन सा दोगे और कब दोगे। जैसे मॉडिफाइड के अंदर भी आपके पास निकल के आता है क्वालिफाइड होता है, एक एडवर्स होता है और एक डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है। तो ऐसे 705 उसको पूरा अंदर तक डील करता है कि भाई है क्या, एक्सक्लूसिवली ऐसे 705 उसकी बात करेगा। और ऐसे नंबर 706 आपके एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ जो आप देते हो, EOM पैरा या OM पैरा आप देते हो, तो उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आपके पास ऐसे नंबर 700, 701, 705 और 706 को यूज़ करते हुए जो हमने जनरल पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन ड्रॉ किया है, ठीक है। क्योंकि हमने सिंपल ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी हमने फ्रेम कर दिया, हमने एक ओपिनियन बनाया होगा जो हमारा 705 से निकल गया था। मॉडिफाइड था कि अनमॉडिफाइड था, मॉडिफाइड था तो कौन सा था। फिर उसके बाद हमने ओपिनियन को डाला, उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन या कोई ऑडिट मैटर हमने उसको रिपोर्ट किया, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या OM पैराग्राफ अगर हमने डाल लिया तो हमने वहाँ से सीखा। तो ये आपके 700 की सीरीज़ पूरी लिंक होकर यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। मीनिंग हमने सीख लिया। टाइप आपके दो तरीके के होते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए तो दो ही तरीके के होते हैं। एक होता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो आप देते हो, जहाँ पर हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रिपरेशन था वो सारा का सारा मटेरियल रिस्पेक्ट्स में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF ही हुआ है। कोई भी आपको ये नहीं लग रहा है, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर, ना ही किसी अजर्शन के लेवल पर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि कुछ भी मिसमैच है या कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करने वाली है या करती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आप दे देते हो। मॉडिफाइड के अंदर आपकी तीन निकल के आती हैं, एक क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, एक एडवर्स
होता है और आपका एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है जो आप 705 के अंदर सीख ही लोगे। ठीक है, फिर कौन कौन से मैटर हैं जो आपके ऑडिट ओपिनियन को इफेक्ट नहीं करते हैं। एक ईओएम पैरा होता है, एक ओएम पैरा होता है, ये आप आगे जाके 706 के अंदर सीख लोगे। ठीक है, फिर आता है कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फिनिशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम ओपिनियन बनाने वाले हैं तो हम किस किस चीज़ का ऑडिटर ओपिनियन देगा या क्या चीज़ें प्रेस्क्राइब करेगा या डिस्क्राइब करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ऑडिटर का सबसे पहले तो एक तो नॉर्मल जो आप ऐसे 200 के अंदर भी पढ़ के आ रहे थे कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो ये होता है कि वेदर द फिनिशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, और उसके बाद रीजनेबल एश्योरेंस उसने ले ली है कि जो फिनिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट एज अ होल नहीं है, फ्रॉड एंड एरर की वजह से और किसी भी वजह से वो फिनिशियल स्टेटमेंट्स एक तो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने और इसके अंदर कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये तो आप बताना है। साथ में हम ये बताते हैं, ऑडिटर कंक्लूड करते हुए ये बताता है कि देखो ऐसे 330 के हिसाब से जो हमें सही लेना था ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम वो लेके आए हैं। ऐसे 450 में जो हमने बात करी थी कि भाई हमारा छोटे छोटे जो मिस स्टेटमेंट्स है वो बड़े से मिस स्टेटमेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर उसके भी रिगार्डिंग कंक्लूजन देगा कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं छोटे छोटे वाले इंडिविजुअली एग्रीगेट, क्या वो मटेरियल हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये तो आपको बताना कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाया है। ठीक है, बट जो आपके फिनिशियल स्टेटमेंट्स है वो आपके मिस स्टेटमेंट के फ्री हैं कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप बताते हो कि सही आपने ऑब्टेन किया है 330 के हिसाब से कि नहीं किया। फिर आप बताते हो 450 के हिसाब से जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं उनका इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट क्या इफेक्ट आने वाला है। इसके साथ में आप बताते हो वो जो 2 चीज़ें थी वो तो आपने बताई दी थी। फिर आप बताते हो कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी थी उसका डिस्क्लोजर किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट का प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है, इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल, कंपैरेबल, अंडरस्टैंडेबल मैनर से बनाई गई कि नहीं बनाई गई है, अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी वो कंसिस्टेंट है या ऊपर नीचे कर दी है। ये सारी की चीज़ें यहाँ पर समझने वाला ज़्यादा है क्योंकि आप समझ लेते हो, फिर आपको समझ में आता है कि केस स्टडी के क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन ज़्यादा कम करता है कि भाई बताओ कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फिनिशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप क्या बोलोगे। वो बेसिकली केस स्टडी में लेके आता है, फिर वहाँ पे आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो। तो हमने फॉर्मिंग एन ओपिनियन के अंदर सीखा जो मेन हमारा होता है कि फिनिशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देयर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। साथ में आपने बताया कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हो कि भाई जो लगा रखी है कंसिस्टेंटली लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, सिग्निफिकेंट जो पॉलिसीज़ थी वो हमने डिस्क्लोज कर रखी है कि नहीं कर रखी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो थे वो सही लगा रखे कि नहीं लगा रखे हैं। इसके बाद फिनिशियल स्टेटमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट है, रिलायबल है, कंपैरेबल, अंडरस्टैंडेबल है। रिलायबल यानी कि सही इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट यानी कि जो चाहिए वही है, कंपैरेबल यानी कि प्रीवियस डाटा भी, अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। ठीक, इतना आपके पास निकल के आता है। फिर आपके पास आता है कि एलिमेंट्स ऑफ एन फिनिशियल स्टेटमेंट का जो आपकी रिपोर्ट जा रही है यहाँ पर, एलिमेंट्स ऑफ एन अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड रिपोर्ट में क्या फ़र्क आएगा। अनमॉडिफाइड का आप ऐसे 700 के अंदर सीख लो क्या होता है पूरा फ्रेमवर्क। 705 पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे मॉडिफाइड का समझ में आ जाएगा। वो सिंपली बताएगा कि इस पैरा को ना, जो यहाँ पर आपने 700 के अंदर सीखा है, इस पैरा को छोड़ के ये वाला पैरा लगा देना। वो 705 में सीख लोगे कि मॉडिफाइड में कैसी जाती है। एलिमेंट्स ऑफ एन अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, सबसे पहले तो आपको टाइटल बताना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, ये आप टाइटल में देते हो। एड्रेस आप अप्रोप्रिएट, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि स्पेशल पर्पस फिनिशियल स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर ऐसे 700 जिसके अंदर ऐसे 700, 701, 705, 706 के साथ ऐसे नंबर 700, 800 भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आप एड्रेस ही है कौन, किसको एड्रेस कर रहे हो। फिर ओपिनियन सेक्शन आपके पास निकल के आता है। ओपिनियन सेक्शन के अंदर आप बताते हो कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है। देखो दो आपके पास फ्रेमवर्क अवेलेबल होते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में अगर आप लिखते हो तो आप लिखते हो कि फिनिशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स आपके जो है एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हैं, ये आपके जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आप कहते हो कि इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट दे आर एप्लीकेबल, या फिर मतलब ये आपके लिखने का तरीका हो गया, लहजा हो गया, बात वही है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ आपको जो ओपिनियन का जो पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आप बताते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाया है या फेयरली प्रेजेंट है सारे के सारे मटीरियल रिस्पेक्ट में या नहीं है, इसके साथ साथ आप बताते हो कि आइडेंटिफाई द एंटिटी, यानी एंटिटी थी कौन सी। तो आप बताते हो कि ऑडिट वो कंस्ट्रक्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, उसके बाद किस फिनिशियल स्टेट मतलब किस टाइटल यानी कि आप लिखते ही वहाँ पे कि बैलेंस शीट का किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस का किया था, इसका किया था, वो आप वहाँ पे मेंशन करते हो। पीरियड मेंशन करते हो कि इस पीरियड का आपने ऑडिट किया, इस साल का ऑडिट किया, इस साल का ऑडिट हो रहा है, ऐसे करके करते हो। और फिनिशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट कर दिया, आप ये बात बता देते हो। साथ में आप नंबर 48 के अंदर ये बताओगे कि भाई जो भी है वो मटेरियली मतलब जो भी आपके मिसस्टेटमेंट थे ऐसे कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू आपका देता है या फिर मटेरियल रिस्पेक्ट में आपके कंप्लाई करता है एफआरएफ के हिसाब से। ठीक है, तो अभी तक आपने टाइटल बताया कि इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। एड्रेस ही कहना बता दें कि भाई टू होम सोवेर कंसर्न या जिसको भी कंसर्न करते हो उसके बारे में लिख दिया। ओपिनियन सेक्शन के अंदर आपने ये चीज़ बताई कि हमने कंडक्ट किसका किया था, हमने कंडक्ट किया था मान लीजिए किसी भी LIC का कंडक्ट किया तो हमने LIC वहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हमने मेंशन किया कि हमने किस
फिनिशियल कौन से फिनिशियल स्टेटमेंट जैसे कि LIC के केस में आपके पास निकल के आएंगे, मान लीजिए बैलेंस शीट आ गया या फिर जो भी आ गया वो आप वहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम वहाँ पर मेंशन करेंगे कि कि हमने कौन से पीरियड का या डेट का कवर किया था, फिनिशियल स्टेटमेंट्स हमारे ऑडिट हो गए हैं, और फिर हम अपना ओपिनियन वहाँ पे लास्ट में फ्रेम करके दे देते हैं। बेसिस ऑफ ओपिनियन आपका चौथा पॉइंट निकल के आता है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने टाइटल सीख लिया, हमने एड्रेसी सीख लिया, हमने ओपिनियन सीख लिया। ओपिनियन के बाद आपके पास आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ऑफ ओपिनियन है कि ऑडिट जो है वो एसएस के हिसाब से आपने कंडक्ट किया था, ठीक है। ऑडिटर जो रिपोर्ट है वो आपकी डिस्क्राइब करेगी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को हमने कंप्लाई कर लिया था, और साई जो हमने लिखा था ना ऊपर कि हम 330 के हिसाब से साई ऑप्ट इन करके बैठे हुए हैं, या ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लाई किया है या एसएस के हिसाब से किया है, वो यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन की तरफ बता देते हो कि बेसिस ऑफ ओपिनियन मतलब जो ओपिनियन ऊपर दिया है वो उसका बेसिस है ये, ठीक है। 4 चीज़ें हैं बेसिकली आपका कि साई आपने ऑप्टेन कर लिया। उसके बाद है कि ऑडिट जो है वो एसएस के हिसाब से कंडक्ट किया गया था, एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी होती है इंडिपेंडेंस के साथ साथ वो सारी की सारी कंप्लाई हो रही हैं, और जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमने नीचे आके मेंशन कर दिया, वो हमने सारी की सारी कंप्लाई करी हुई, ये आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर बता दिया। फिर आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ऐसे 570 पढ़ा हुआ है आपने, उसके हिसाब से निकल के आता है कि भाई गोइंग कंसर्न का क्या था क्या नहीं था, तो आपने उसको अप्लाई करते हुए जो भी है वो रिपोर्ट में मेंशन कर दो। की ऑडिट मैटर 701 आप पढ़ोगे उसके हिसाब से बता देना। इसके बाद आपके पास 7th पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। 210 के अंदर हमने सीखा था कि मैनेजमेंट, तब तक आप पहले देख लेना कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को माना है कि नहीं माना है, उसके बाद ही एक्सेप्ट करना। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी वहाँ पर भी आपने सीखी थी कि एक तो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से बने हुए कि नहीं बने हुए, ठीक है। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी की सारी वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गोइंग कंसर्न के अंदर सीखा है कि मेंटेनेंस या फिर जो भी गोइंग कंसर्न को फॉलो करना होता है वो मैनेजमेंट का काम होता है, वो चीज़ आप देखोगे। फिनिशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को वो ओवरसी करता है, ये चीज़ आप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एडिक्वेट रिगार्ड जो रिकॉर्ड होते हैं वो आपके एसेट्स या असेट्स को प्रिवेंट करने, मतलब असेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए या फ्रॉड ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो होते हैं वो सारे मेंटेन है, ये आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। याद करने के पर्सपेक्टिव से अगर आपको करने की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक तो 210 में जो याद करी थी वो तीनों यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद 570 के अंदर जो निकल के आती है वो यहाँ पे लिख दीजिए, और बाकी आपकी होती है कि ओवरसी करेगा, जो भी काम हो रहा है उसको ओवरसी करेगा, और जो भी आपके जजमेंट एस्टिमेट्स वगैरह लगाने, इंटरनल कंट्रोल लगाने हैं उनको लगाता रहेगा मैनेजमेंट। फिर आपके पास आती है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने बेसिस ओपिनियन में भी बोला कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पॉइंट नंबर 8 आपकी बात करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या क्या, तो यहाँ पे 5 पॉइंट निकल के आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या था, और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव था कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करे कि होल जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एक्सप्लेन करो कि रीजनेबल एक्यूरेसी आपने करी है और मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपने लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। ऑडिटर जो है प्रोफेशनल जजमेंट को, प्रोफेशनल जो भी स्केप्टिसिज्म है उन सबको एक्सरसाइज करता है, इंडिपेंडेंस वगैरह को एक्सरसाइज करता है। इसके बाद ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है RMM यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग, आपकी जो 500 के अंदर भी सीख रहे थे आप। इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स की रिगार्डिंग जो होती है, साई को ऑप्टेन करने के रिगार्डिंग जो होती है, इंटरनल कंट्रोल के लिए जो होती है, या फिर अप्रोप्रिएटनेस को चेक करने के लिए होती है, किसकी अप्रोप्रिएटनेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की अप्रोप्रिएटनेस, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की अप्रोप्रिएटनेस, गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। जो आपने सारे के सारे ऐसे पढ़े थे ना, आप अगर उसको सीक्वेंस से लिख के देखोगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी ऑडिटर की निकल के आ जाएगी वहीं ना वहीं से। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मैटर जो आपने कम्युनिकेट करे थे, दो चार्ज विद गवर्नेंस को, ये स्टेटमेंट जो दिए थे वो दो चार्ज विद गवर्नेंस को, की ऑडिट मैटर जो आपने रिस्पेक्ट करे हैं उसके रिगार्ड में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पॉइंट नंबर 9 के अंदर, कि भाई रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है इसकी हेडिंग आपकी यहाँ पर ही रहती है, और कोई भी अगर आपके कारों के हिसाब से या कुछ भी अगर आपकी लीगल या एथिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने साइन कर देंगे, प्लेस लिख देते हैं और डेट लिख देते हैं, UDIN वगैरह जहाँ पे लिखना होता है वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर 2 पॉइंट आपके एडिशनली निकल के आते हैं। अच्छा, हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं है क्या इसके अंदर। तो आपके पास बेसिकली टाइटल आपने मेंशन कर दिया इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है, आपने उसके बाद एक एड्रेस दे दिया, एड्रेसी के बारे में बता दिया। ओपिनियन सेक्शन के अंदर आप 2 फ्रेमवर्क होते हैं, या फिर फेयर प्रेजेंटेशन को आप अपॉइंट कर सकते हो या फिर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद साथ में आप वहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि कंपनी आइडेंटिटी को या कंपनी को आप आइडेंटिफाई करते हो, किस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये बताते हो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट थे, बैलेंस शीट थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट था, प्रॉफिट लॉस था, वो आप सारा बता देते हो। लास्टली आप बता देते हो कि कौन से मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने ऑडिट किया ये आप बता देते हो, ठीक है। फिर आप बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर बताते हो कि हमने ऐसे इसको कंप्लाई किया था, हमने जो है साई ऑप्टेन करी थी कि नहीं ऑप्टेन करी थी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को हम कंप्लाई करके बैठे हुए थे, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने कंप्लाई कर ली है। फिर गोइंग कंसर्न के बारे में जो
570 के हिसाब से वो आप बता दो। की ऑडिट मैटर 701 के हिसाब से उनको रिपोर्ट कर दो। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, जो 210 के अंदर पड़ा था, 570 के अंदर पड़ा था, साथ में कि ओवरसी करेगा, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने का काम करेगा, जजमेंट या प्रूडेंस वगैरह जो भी आपका एस्टिमेट्स वगैरह उनको ध्यान से देखेगा, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओवरऑल जो 200 के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के आए थे वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मेंटेन यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 200 के अंदर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म या फिर इंडिपेंडेंस की बात सीखी थी, एथिकल रिक्वायरमेंट की बात सीखी थी, वो भी मेंशन कर दीजिए। साथ में आप क्या मेंशन करेंगे, 300 के अंदर आपने आरएमएम सीखा, 300 के अंदर आरएमएम की बात कर दीजिए। 500 के अंदर आपने ऑडिट एविडेंस सीखा तो आप उसके अंदर साई की बात कर दीजिए। इंटरनल कंट्रोल आप सीख क्या रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल की बात कर दीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपकी जो है वो अप्रोप्रिएट है, एस्टिमेट्स आपने रीजनेबल लगाए उसकी बात कीजिए। 570 के अंदर आपने गोइंग कंसर्न सीखा, आप उसकी बात कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मैटर्स जो आप कम्युनिकेट करने वाले हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, या फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो आपका कंप्लाइंस करने वाले हैं, एक और मैटर के बारे में जो कंप्लाइंस करना है उसके बारे में बता दीजिए। यानी जो सारे ऐसे थे कहीं ना कहीं वहीं से निकल के ये पॉइंट निकल के आते हैं। इसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होती है वो आप रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पैरा के अंदर रिपोर्ट करते हैं, कार वगैरह का कंप्लाइंस उसको कंप्लाई कर लो, साइन कर दीजिए, प्लेस मेंशन कर दीजिए, डेट मेंशन कर दीजिए, आपकी ऑडिट रिपोर्ट बन गई। ये अनमोडिफाइड है। मॉडिफाइड के लिए 705 पढ़ोगे, एक दो पैरा चेंज करने, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि अगर मान लीजिए हम ISA के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या हमें ऐसे इसका कंप्लाइंस करने हैं। आप देखिए ना, दो चीज़ों का क्वेश्चन करिए कि अगर हम ऐसे का कंप्लाइंस करेंगे तो जो हमने अपना बेसिस ऑफ ओपिनियन, जो हमने अपना ओपिनियन बना के रखा हुआ है, क्या ये डिफ़र करेगा। दूसरा जो ऐसे ने इन्होंने मेंशन किया कि आपके जो EOM या OM पैरा आपको डालना पड़ेगा। क्या मतलब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ आपको डालना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे इसके हिसाब से जब आप करोगे, आप उसकी ऑडिट करोगे तो कुछ एडिशनली आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा कंप्लाइंस इंडिया में अलग है, वहाँ पे अलग है। अगर ऐसा है तो आप ऐसे के हिसाब से रिपोर्टिंग मत करिएगा। यानी कि अगर आपका पहली तो सिंपल है कि अगर आपका ओपिनियन चेंज हो रहा है तो मत करिए, वही वाला ओपिनियन दे दीजिए। अगर आपको EOM और OM पैराग्राफ भी डालना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप मत करिए ऐसा। इसके बाद इन्होंने बोला है, पहली चीज़ तो आपकी ये होगी, उसके बाद ISA और ऐसे दोनों को कंप्लाइंस करते हो तो वहाँ पर मेंशन कर देना स्पेसिफिकली कि हमने ISA और ऐसे दोनों को कंप्लाइंस किया हुआ है। अच्छा, फिर एक नया पॉइंट आता है कि अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कोई दी है फिनिशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नहीं रिक्वायर्ड थी लेकिन साथ में दे दी है, ठीक है, अगर उन्होंने दी है तो आप पहले तो ये बता दीजिए कि इसको ये अलग रखा है हमने। मान लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री होता नहीं, मान लीजिए, तो हमने कहा कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है भाई वो, तो हमने वहाँ पे मेंशन करवा दिया अलग से कि उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ऑडिटेड के साथ आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स टू अकाउंट, डिटेल नोट्स टू अकाउंट की बात होगी यहाँ पर, वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कहलाएगी, वो तो बनाते भी हैं। अच्छा, अगर मैनेजमेंट उसको नहीं कर पा रहा है, अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, तो वो अनऑडिटेड है। अनऑडिटेड तो ही ना, तो उनसे आप बोलो कि भाई ये जो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है इसको, इनका प्रेजेंटेशन अलग करो। अगर नहीं कर पा रहे किसी तरीके से, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं करेंगे, तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपकी अनरिपोर्टेड है या अनऑडिटेड है, वो आप ऑडिट ओपिनियन में, ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए धोखे से सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपका इंटीग्रल पार्ट बनती है, पहला तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अलग से दिखती तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दिख रही तो मैनेजमेंट को बोलो अलग से दिखाए, नहीं दिखा पा रहे तो रिपोर्ट में लिख दो कि भाई अनऑडिटेड है। हमने कहा अलग से दिख ही नहीं सकती, या मैनेजमेंट ने रिफ्यूज़ नहीं किया, हम अलग से दिखा ही नहीं सकते उसको, फिर हम क्या करें। तो आप क्या करेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप बताएंगे ऑडिटर रिक्वायर्ड टू कवर इन हिज ऑडिट ओपिनियन हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड, वो बताएगा कि भाई किस तरीके से प्रेजेंट की गई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो नहीं रिक्वायर्ड थी। इतनी आपके पास ऐसे नंबर 700 के अंदर बेसिक था, पहला था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो हमने बेसिकली मीनिंग सीखा, तो मीनिंग हमने यही सीखा कि भाई आपके जो होते हैं, जो आपका एक तरीके से इसका फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप ओपिनियन कैसे बनाते थे, उन्होंने कहा 700 के हिसाब से आपका पूरा का पूरा एक तरीके से फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ करोगे। 701 आपकी ऑडिट मैटर सीख लेना, 705 आप अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन सीख लेना, 706 के अंदर EOM और OM पैरा सीख लेना। ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आएंगे तो ऐसे नंबर 800 भी साथ में लगा देना। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, ये आपने बताया। इसके बाद एलिमेंट क्या होते हैं, वही टाइटल, एड्रेस, ओपिनियन सेक्शन, बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन, कोई कंसर्न की आप बात कर लेते हो, की ऑडिट मैटर की बात करते हो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइन कर दिया, प्लेस लिख दी, डेट लिख दी, होगी बात खत्म। आई से कंप्लाई किया तो ऐसे कंप्लाई करेगी ना करे, 2 क्वेश्चन के आंसर दे दो, ऐसे कंप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसके हिसाब से फिर पता, अगर कर दिया कंप्लाई तो मेंशन ध्यान से कर देना। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, अलग से आइडेंटिफाइबल है, कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है, उनको बोलो, उन्होंने मना कर दिया, रिपोर्ट में लिख दो, नहीं हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी इंटीग्रल पार्ट है, प्रोवाइड करो सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे दी हुई है, कहाँ पे दी हुई है, इंटीग्रल पार्ट है तो कैसे। 700 के अंदर इतना ही है। थैंक यू।